आज आप देखिए एकनाथ शिंदे के कोई परिवार की फोटो दिखती है उनके पोस्टर्स पे। जी, आप किसी के बोरोड परिवार की फोटो लेकर लगा रहे हैं, किसी का बोरोड सिंबल उठाकर लगा रहे हैं, किसी की बोरोड पार्टी उठाकर लगा रहे हैं, क्योंकि इस समय पर ईडी, आईटी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सब आपके साथ है। सबसे घटिया जो राजनीति कही जा सकती है, जो सबसे निचले स्तर की राजनीति कही जा सकती है, वो महाराष्ट्र ने विटनेस की है, जी, जहाँ पे दो राज्य स्तर की पार्टियों को तोड़ने का काम ही नहीं किया गया, परिवारों को परिवार से लड़ाया। सामने आपके महाझूठी गठबंधन, जी। महाझूठी गठबंधन में क्या अभी तक आपको पता पड़ रहा है कौन कितनी सीट पे लड़ रहा है? रोज दिल्ली भाग रहे हैं, साष्टांग दंडवत कहाँ पे हो रहे हैं? जी, अमित शाह जी के सामने। जी, अमित शाह निर्णय ले रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कौन कितनी सीट पे लड़ेगा। जी, जो गलती हुई है, जो खुद शंकराचार्य जी कहकर गए, जो अधर्म हुआ है, जी, और धर्म के रास्ते पे वापस लाने के लिए उद्धव जी को वापस मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है। महाराष्ट्र वाज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग स्टेट्स, डेलिबरेटली उनको पीछे किया जा रहा है। ये मन से जो बात करती है महाराष्ट्र के हित की, वो चुप रही जहाँ पे उनको बोलना जरूरी था। जी, अब उन्होंने दो राज्य स्तर की पार्टियों को टूटते हुए देखा, जी, संविधान को दरकिनार होते हुए देखा, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान को दरकिनार होते हुए देखा। वो लोग जो नारे लगा रहे थे 400 सीट पार लाएंगे, जहाँ पे हम रिजर्वेशन खत्म करेंगे, जहाँ हम संविधान को बदलेंगे, तब आप चुप रहे। सबसे ज्यादा शरणार्थी दूसरे रिलीजन के होंगे हमारे देश में हैं। जी, ये हमारे धर्म की, मैं कहती हूँ, स्ट्रेंथ है। जी, इसको ये कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके अनुसार तो हम अपनी जिंदगी नहीं जिएंगे और अपनी हिंदू धर्म को डिफाइन नहीं करेंगे। बाला साहेब ठाकरे जी का हिंदू धर्म समावेशी भी था। जी। उनका धर्म ये था कि मेरा देश सबसे ऊपर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल रही हैं। शिवसेना यूबीटी की तरफ से भी पहली लिस्ट जारी की गई है और आने वाले दिनों में जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके नाम भी जाहिर कर दिए जाएंगे। बात करें इस चुनाव की, तो ये चुनाव काफी मायनों में इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये पहला चुनाव है जहां पर पहली बार ये देखा जाएगा विधानसभा में कि एक ही पार्टी के दो अलग अलग धड़े जो हैं वो एक दूसरे के सामने रहेंगे। शिवसेना जो 2022 में टूटी थी, वो इस विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के सामने रहेगी। वहीं शरद पवार की एनसीपी भी आमने सामने रहेगी और देखना जरूरी है कि इसमें किसको कितना फायदा मिलता है। और इसी चुनाव को लेकर हमारे साथ आज खास मेहमान प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं शिवसेना यूबीटी की तरफ से। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की रणनीति महाराष्ट्र के इस चुनाव में शिवसेना की तरफ से होगी, महाविकास आघाड़ी की तरफ से होगी, और साथ ही साथ जो महाविकास आघाड़ी को लेकर जो बातें चल रही हैं, जो मतभेद की बातें चल रही हैं, उन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे ऑफिस में आप आए। प्रियंका जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप लोगों की तरफ से सीट जो है वो 95 या फिर 100 की बात की जा रही थी, लेकिन जब 3 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ये कहा गया 85 सीट्स पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है? शिवसेना जो कि हमेशा से ही महाराष्ट्र में एक दमदार पार्टी रही है और उसे अलायंस में इस तरह से जो है कम सीटें दिए जाना जितनी वो मांग रही है उससे। नहीं नहीं, देखिए, हमने जो बात की, हमने कहा 85, 85, 85 तीनों की कंफर्म्ड है। जी, उसके ऊपर नीचे जो होगा वो बाकी की हम सीट्स पे निर्णय लेंगे जी, और फिर उस अनुसार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखिए, हम हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी का सबसे सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जिस तरीके से 2019 के बाद हमने ये तोड़फोड़ देखी है, जी, सबसे घटिया जो राजनीति कही जा सकती है, जो सबसे निचले स्तर की राजनीति कही जा सकती है, वो महाराष्ट्र ने विटनेस की है, जी, जहाँ पे दो राज्य स्तर की पार्टियों को तोड़ने का काम ही नहीं किया गया, परिवारों को परिवार से लड़ाया, जी, और फिर जाकर उनका खामियाजा भुगतना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता जान रही थी जो भी हुआ है प्रायोजित हुआ है जी, केंद्र की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसलिए जो 23 सीट पे थे लोकसभा में, उनको 9 सीट पे ले आए, जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी है। इस समय हमारा ये मुद्दा नहीं है कि हम कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं। इस जी, समय हमारा मुद्दा ये है कि ऐसे लोगों को, जिन्होंने महाराष्ट्र की जो कल्चरल हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसको पूरा तोड़ने का काम किया हो, जी, उनको सबक सिखाना ज़रूरी है। और महाराष्ट्र की जनता की भी हमसे यही उम्मीद है। तो अगर हम 1-2 सीटों की लड़ाई लड़ेंगे ऐसे कर के, तो हम एक गलत संदेश भेज रहे होंगे। तो हमने कहा 85, 85, 85 तो मिनिमम है। बाकी फिर हम जो भी एडिशंस होंगे,
विनेबिलिटी के आधार पे करेंगे। तो बाकी 28 सीटें बच जाती हैं, तो कांग्रेस ये कह रही है कि हमको 105 मिलनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कितनी सीट आप लोग और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको कितनी और सीटें मिलनी चाहिए? देखिए, हमारा बस यही है कि विनेबिलिटी के आधार पे होना चाहिए। जो जो जीत पाएगा उस पर्टिकुलर सीट पे, हमें बड़ा दिल दिखाकर तीनों पक्षों में जिसको लगता है कि अरे हम यहाँ पे जी कैपेबल हैं, पर जो विनेबल है हम वो दिखाकर हम काम करेंगे। पर सवाल ये भी उठता है कि एक सामने आपके महाझूठी गठबंधन है। जी महाझूठी गठबंधन में क्या अभी तक आपको पता पड़ पाया कौन कितनी सीट पे लड़ रहा है? रोज दिल्ली भाग रहे हैं, साष्टांग दंडवत कहाँ पे हो रहे हैं? जी अमित शाह जी के सामने। जी अमित शाह निर्णय ले रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कौन कितनी सीट पे लड़ेगा। जी कभी आपने देखा है महाराष्ट्र में क्या सारा निर्णय वहां से हो रहा हो? जी या दिल्ली के दो लोग निर्णय ले रहे हो कि महाराष्ट्र की क्या राजनीति रहेगी, क्या उसकी डेस्टिनी रहेगी? जी महाराष्ट्र ने अपना इतिहास खुद रचा है, दिल्ली के आधार पे नहीं रचा है। और ये जो गलती हुई है, जो खुद शंकराचार्य जी कहकर गए, जो अधर्म हुआ है, जी और धर्म के रास्ते पे वापस लाने के लिए उद्धव जी को वापस मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है। तो आप इन सब चीज को अगर देखेंगे तो कितनी भी सीट पे हम लड़े, हम पूरे जियो जान से जी हम काम करेंगे। आपने कहा कि शंकराचार्य जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, और लड़ाई तो महायुति में इसी को, महाविकास आघाड़ी में इसी को लेकर अभी तक दिखने में सामने आई है। कांग्रेस कहती है कि नहीं, जो चुनाव के बाद जो विधायक दल का नेता बनेगा उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आपकी पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे एक सीएम फेस रहेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? चुनाव के बाद अगर आपकी पार्टी के पास कम सीट आ गई और कांग्रेस के पास ज्यादा सीट आ गई, कांग्रेस तो कहेगी कि हमारा सीएम होना चाहिए। देखिए, राजनीति में द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल को भी आई एम पॉसिबल करना है। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2019 में भी एक नया मॉडल सामने जी लाए थे, है ना? दूसरा, आप कहें, नरेंद्र मोदी जी ने एक मंच से कहा था, अजीत पवार 70,000 करोड़ घोटाले के निर्माता हैं, जी और आज वो उनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने बैठे जी हैं। और 2019 में करीब 48 घंटे के लिए देवेंद्र फडणवीस बने थे मुख्यमंत्री। जी किसके साथ बने थे? जी वही अजीत पवार के साथ। तो ये कहना कि अरे अभी ये अनबन है, अनबन कुछ नहीं है। हमारे स्ट्रैटेजी अनुसार हमें लगा था कि ऐसा होना चाहिए कि हमें एक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना है। जी उन दो पार्टीज को लगा कि अभी सही नहीं होगा, पार्टी काडर के हिसाब से, पार्टी लीडरशिप के हिसाब से जो भी रहा होगा, हम उसका सम्मान करते हैं। जी और हम ये भी सम्मान करते हैं कि अभी ज़्यादा बड़ी लड़ाई है महाराष्ट्र के हित की लड़ाई, महाराष्ट्र की जीत की लड़ाई, महाराष्ट्र का जो गलत हुआ है उसको सही रास्ते पे लाने की लड़ाई। पूरी तरीके से केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र की जो स्थिति है उसको कमज़ोर करने की कोशिश की है। जी इकोनॉमिकली भी, उसके एम्पावरमेंट को लेकर भी, उसके जी डेवलपमेंट को लेकर भी, उसके विजन को लेकर भी। जी महाराष्ट्र वाज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग स्टेट्स। डेलिबरेटली उनको पीछे किया जा रहा है, जी तो ये हमें सहन नहीं होगा। तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम जीतें। और अगर हम सर्वेज देखें, और दोनों पक्ष जानते हैं, सर्वेज भी देखते हैं, जी तो सर्वेज बाकायदा आपको बता रहे हैं कि कौन सबसे पॉपुलर चेहरा जी है। तो यही है आप इस सीएसडीएस के सर्वे की बात करते रहेंगी, जो कुछ दिनों कुछ पहले दिन आया। पहले आया। लेकिन उसमें एक और चीज काफी इंटरेस्टिंग है कि जो मुस्लिम जो समाज है उनमें 50% अगर देख लिया जाए तो उनका ये कहना है कि उद्धव ठाकरे को सीएम बनाना चाहिए। सीएम फेज में सबसे ज्यादा पॉपुलर भी उद्धव ठाकरे हैं। आपने बड़े दिल की बात कही, आपने कहा कि बड़े दिल रख के उन सीटों को छोड़ देना चाहिए जहां पर सामने वाली सीट हमारे अलायंस की जीतने की संभावना है। 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए तो इसमें आप लोगों ने बड़ा दिल दिखाया, अमरावती और रामटेक की सीट छोड़ दी। लेकिन विदर्भ में आप लोगों के साथ ऐसा नहीं लग रहा कि अन्याय किया गया है, दबाया गया है? आप लोगों को जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतनी सीटें नहीं मिल रही है। कांग्रेस तो ये तक कह रही थी कि हम एक भी सीट का नहीं देंगे। देखिए, मैं यहाँ पे फिर से कहूँगी, अन्याय पक्ष से ज़्यादा अन्याय जो महाराष्ट्र पर हो रहा है। बाला साहेब ठाकरे जी ने जब सरकार ये पार्टी बनाई थी, उन्होंने इस आधार पे ही बनाई थी कि मराठी हितों के साथ अन्याय हो रहा है जी और महाराष्ट्र के साथ अन्याय हो रहा है। उसी उसी संस्कार और संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हो सकता है कि कभी हमें लगे कि हाँ, यहाँ पर हमें मिलना चाहिए था, यहाँ पे हमने बड़ा दिल दिखाया, हमें सेम रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट दैट इज़ अगेन ओके। इम्पोर्टेंट ये है, और इसी वजह से, इसी तालमेल की वजह से आज हमने लोकसभा में अच्छा नतीजा दिखाया। मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ।
शिवसेना जब इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में थी, जी हमने कभी भी ये नहीं कहा दिल्ली के सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हमारे हाथ में दे दीजिए। जी हमने कहा महाराष्ट्र हमारी जिम्मेदारी है, महाराष्ट्र में हमारी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, तो महाराष्ट्र में हम आपके साथ साथ रहेंगे और चीफ मिनिस्टरशिप हमें मिलेगी। जी पर अभी जो मैं वही कहूंगी, जो एक अलायंस का धर्म होता है, शिवसेना ने करीब करीब 30 साल रहकर बीजेपी के साथ निभाया और वही धर्म को आगे रखकर हम ये वाला अलायंस निभाएंगे। तो कांग्रेस अगर कुछ सीटें नहीं दी आपको तो भी आप मान जाएंगे? वो अभी बातचीत चल रही है, अब हम देखते हैं किस तरीके से आंकड़े बनते हैं। पर मैं फिर से कहूंगी, उद्धव साहब के मन में सिर्फ महाराष्ट्र हित और महाराष्ट्र प्रेम है। आदित्य जी के मन में सिर्फ महाराष्ट्र हित और महाराष्ट्र प्रेम है। उस महाराष्ट्र के वासी निवासी बहुत हैं जी और उन महाराष्ट्र के हितों की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी अगर हमारी है तो हम उसको पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। हम देख रहे हैं सामने कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जिनके एमओयूज हमारे कार्यकाल में, कोविड के कार्यकाल में जी साइन हुए, वो रातों रात गुजरात चले जाते हैं या दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा महंगी बिजली हमारी होती जा रही है, क्योंकि किसको ये दे दिया है, पूरा ठेका दे दिया है अदानी जी को। जी मुंबई सिटी को अदानी सिटी कर रहे हैं। जो भी फ्री लैंड है स्टेट गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की, सब उनके हवाले दे दी जा रही है धारावी के अंतर्गत। मैं जी आपको कुछ चीज़ें ऐसे बताना चाह रही हूँ क्योंकि वो महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ है। अब हमारे युवा बेरोजगार हैं, हमारी महिलाएं हैं, जो बदलापुर में आपने देखा होगा जो घटना हुई, जी और आए दिन हम देख रहे हैं घटना चल रही हैं। मैंने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जहां निर्भया फंड्स के अंतर्गत हमने पूरा एक निर्भया स्क्वाड बनाया था जी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। उसको जैसे ही सरकार गिरी, इन लोगों ने पर्सनल सिक्योरिटी के लिए इन एमएलएज, इन गद्दारों के लिए लगा दी गई थी। मैंने वो प्रेस जी कॉन्फ्रेंस करके उजागर किया था, तब जाकर वो वापस निर्भया स्क्वाड की व्हीकल्स निर्भया स्क्वाड के लिए राइट लगी थी। तो आपने ये हालत कर दी है हमारे राज्य की। राज्य का पूरा पैसा लूटा है। आज ही मैं एक अखबार पढ़ रही थी जहाँ पे 1 लाख करोड़ खर्चा हो चुका है 100 दिन में। जी और स्टेट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमारा कर्जा हमारे ऊपर इतना बढ़ रहा है, 1.9 लाख करोड़ हो चुका है। जी आज आप 1500 बेटियों को दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं, जी पर आप उन सबके सर पे 45 लाख का कर्जा छोड़कर जा रहे हैं। जी ये कहाँ से संभव है? तो ये सारी चीजें हैं जिनको हम ज्यादा प्राथमिकता देंगे। आपने महाराष्ट्र की संस्कृति की बात कही और उसी से मेरा अगला सवाल ये आता है कि माहिम से अमित ठाकरे मैदान में 2019 में जब वर्ली जहां पर हम बैठे हुए हैं तो यहाँ पर आदित्य ठाकरे मैदान में उतरे थे, तो राज ठाकरे ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि अमित ठाकरे जो पहला चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर शिवसेना अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी, लेकिन शिवसेना ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। तो जी। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2019 में उन्होंने एक निर्णय लिया जिसका मैं सम्मान करती हूँ। 2019 की परिस्थिति और 2024 की परिस्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। और मैंने आपको अनगिनत एग्जाम्पल्स दिए हैं जहाँ पे मैंने देखा कि मनसे जो बात करती है महाराष्ट्र के हित की, वो चुप रही, जहाँ पे उनको बोलना ज़रूरी था। जी अब उन्होंने 2 राज्य स्तर की पार्टियों को टूटते हुए देखा, जी संविधान को दरकिनार होते हुए देखा, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान को दरकिनार होते हुए देखा। वो लोग जो नारे लगा रहे थे 400 सीट पार लाएंगे, जहाँ पे हम रिजर्वेशन खत्म करेंगे, जहाँ हम संविधान को बदलेंगे, तब आप चुप रहे। जब प्रजातंत्र का हनन हो रहा था आपके सामने महाराष्ट्र में, तब आप चुप रहे। जब गोवा की टेबल में नंगा नाच हो रहा था, तब आप चुप रहे। जी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपने वर्डिक्ट में कहा कि जो गवर्नर ने किया वो सरासर गलत था और इन जी एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जी तो अब जब ये लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको हम कहीं से भी कमज़ोर नहीं करना चाहते हैं। तो वो परिस्थिति अलग थी, ये परिस्थिति अलग है। अब वर्ली में भी एक मनसे के कैंडिडेट खड़े हो रहे जी हैं, सम्मान है, उनके निर्णय का सम्मान है, पर हमारे निर्णय का भी वही सम्मान। लेकिन ये भी कहा जाता है कि राज ठाकरे का बड़े पैमाने पर चुनाव में उतरना ये शिवसेना के वोट काटने के लिए काफी ज्यादा देखा जाता है कि जहां राज ठाकरे उतरेंगे वहां उद्धव ठाकरे के वोट्स काटे जाएंगे, ऐसा देखा जाता है। तो सबसे ज्यादा नुकसान वो आपको पहुंचाने वाले हैं, आपकी पार्टी को। और देख लिया जाए तो 2019 से ज्यादा 225 सीटों पर मैदान में उम्मीदवार उतारने की इस बार बात कही गई है। तो राज ठाकरे का यहाँ पर उतरना वोट काटने वाला एक फैक्टर नहीं देख रहे हैं, आपको नुकसान मैं दिलाने के उम्मीद लिए? करती हूँ कि महाराष्ट्र की जनता इसको समझेगी कि लोकसभा में ये क्यों नहीं मैदान में किसी को उतारा और विधानसभा में क्यों उतार रहे हैं।
और विधानसभा में उनके साथ युति क्यों नहीं कर रहे हैं जिनका वो रोज गुणगान करते हैं, रोज अपने बंगले पे उनसे मिलते हैं? आज ऐसा क्यों है कि माही में सदा सरवनकर भी खड़े हो रहे हैं? जी सवाल तो ये उठता है ना, सवाल ये भी उठता है कि आप अगर यही आपका मंशा है कि आज हमारे महाराष्ट्र कमजोर हो, हमारे महाराष्ट्र के साथ अन्याय हो, जी हमारे महाराष्ट्र को खुल के लूटा जाए, जी हमारे महाराष्ट्र में सिर्फ करप्शन बरकरार रहे, हमारे महाराष्ट्र के युवा बेरोजगार रहे, महिलाओं पे अत्याचार होता रहे, जी तो ठीक है, वो आपका निर्णय होगा। पर हम ये लड़ाई पूरी वो निष्ठा से, पूरी वो सच्चाई से और वही पूरे हित को आगे रखकर हम लड़ते रहेंगे। एक और चीज, जब से ये अलायंस टूटा है, जब से शिवसेना जो है वो महाविकास आघाड़ी में आई हुई है, तब से ही ये बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि शिवसेना ने बाला साहेब ठाकरे का हिंदुत्व छोड़ दिया है, और ये भी कहा जाता है कि अब वोट जिहाद किया जा रहा है शिवसेना के लिए। एक अभी इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन स्टोरी की थी। उस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार जो ये कह रहे थे वोट जिहाद, जो इनके जिनका एक वीडियो बड़ा फेमस हुआ किरीट था, सोमैया। हाँ, वीडियो फेमस वाले, मैं जी उनको वीडियो फेमस नेता कहती हूँ, फेमस हुआ था, उन्होंने ये आरोप लगाए। जी पर जब इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें पता चला कि जहाँ जहाँ ये हम पे आरोप लगा रहे हैं, सबसे ज़्यादा सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हुआ है। जी तो कौन उसका राजनीतिक फायदा उठा रहा है, सब जानते हैं। एक अब रही बात जी दूसरी कि बाला साहेब ठाकरे जी के हिंदुत्व को छोड़ दिया हमने, मैं आपसे एक उदाहरण मांगना चाहती हूँ, हमने कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमने छोड़ दी? मुझे दुख इस बात का होता है कि हमने अपने हिंदू धर्म को जी भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट से जोड़ दिया। जी मेरा धर्म जो है ना, मैं बार बार यही कहती हूँ, मेरा जी सनातन धर्म जो है, हजारों साल का उसका इतिहास है। जी बहुत आए, खत्म करने की कोशिश की, हम्म, खत्म नहीं कर पाए, न तब खत्म हुए ना अब खत्म होंगे। हम वो लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि ये हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती है? सर्वधर्म सम्मान। आज एकमात्र देश होगा जिसमें 6 रिलीजन ने जन्म लिए हैं। जी सबसे ज्यादा शरणार्थी दूसरे रिलीजन के होंगे, हमारे देश में है। जी ये हमारे धर्म की, मैं कहती हूँ, स्ट्रेंथ है। जी इसको ये कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके अनुसार तो हम अपनी जिंदगी नहीं जिएंगे और अपनी हिंदू धर्म को डिफाइन नहीं करेंगे। बाला साहेब ठाकरे जी का हिंदू धर्म समावेशी भी था। जी उनका धर्म ये था कि मेरा देश सबसे ऊपर, वही मेरा धर्म है। जी वो उन्होंने किया और वही धर्म हम आगे लेकर चल रहे हैं। अब बीजेपी के एक और नेता हैं जो काफी ज्यादा अपने बयानों को लेकर कुछ दिनों में काफी ज्यादा चर्चा में आए। नीतीश राणे कनकौली से एक बार फिर से मैदान में हैं। उनके बयानों की वजह से उनको किस तरह से आप देख रही हैं कि क्या पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है उनके जरिए? मुझे सच में, मैं उनके बयानों को सुनती नहीं हूँ, ना महत्व देती हूँ, और उनके वो अगर महत्व देने लग गए तो मैं मानती हूँ कि हम अपने लक्ष्य से दूर हट रहे होंगे। जी। एक और सवाल मेरा ये है कि आप लोगों ने एकनाथ शिंदे के सामने केदार दिघे को मैदान में उतारा है। क्या लगता है कि क्या केदार जो दिघे हैं वो एकनाथ शिंदे को हरा पाएंगे? क्या जो आनंद दिघे की जो लेगेसी है उसे जो है बरकरार रखने का काम करेंगे केदार दिघे? देखिए, धर्मवीर आनंद दीगे जी ने, जो उनका थाने में काम है, कल्याण में काम है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था शिवसेना को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने कभी ये सोचा नहीं होगा कि जिन लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया, उन पे भरोसा जताया, वो उन्हीं की पार्टी के साथ इस तरीके की दगाबाजी करेंगे। आज आप देखिए, एकनाथ शिंदे के कोई परिवार की फोटो दिखती है उनके पोस्टर्स पे, जी आप किसी के बोरोड परिवार की फोटो लेकर लगा रहे हैं, किसी का बोरोड सिंबल उठाकर लगा रहे हैं, किसी की बोरोड पार्टी उठाकर लगा रहे हैं, क्योंकि इस समय पर ईडी, आईटी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सब आपके साथ है। और मुझे दुख इस बात का होता है कि सुप्रीम कोर्ट को जो न्याय देना चाहिए था, निर्णय लेना चाहिए था 5 जज बेंच को, अगर जी समय अनुसार कर लिया होता तो ऐसा मॉडल पूरे देश में अब पनप सकता है। ये इस बात का दुख होता है कि जी आज अगर वो यहाँ पे हिम्मत दिखा सकते हैं, वो कहीं भी हिम्मत दिखा सकते हैं। हरियाणा के चुनाव में मुझे याद है, एक आदमी ने कहा था, एक एमएलए ने, जो मंत्री हैं बीजेपी के, कि अगर हम कम भी सीट लाएंगे और सरकार में अगर हम माइनॉरिटी में होंगे, हम फिर भी सरकार बना लेंगे। जी तो आज आपने इन लोगों को ऐसा मुंह खोलने का मौका दिया है। तो जो केदार दीगे जी हैं, जी वो जो निष्ठा, सत्यता, मेहनत और जी धर्म जो आनंद डीगे जी के साथ हमेशा जुड़ा हुआ था, उसको लेकर वो आगे बढ़ेंगे।
अब वहाँ की जनता निर्णय लेगी कि क्या क्या सही है, क्या गलत है। और अगर मैं कहती हूँ, मैं फिर भी कहूँगी कि ये जीत तो मुझे लगता है कि बहुत टफ फाइट होगी और केदार डीगे जी इसको जीतेंगे। लेट्स से अगर वो नहीं भी जीतते हैं, जी पर लड़ाई हमारी ये नहीं है, हमारी लंबी लड़ाई है। लड़ाई घर पे बैठने की नहीं है, लड़ाई सामने इन झूठों के खिलाफ है लड़ाई। झूठ कितना भी पनप जाए, जी अंत में जीत सत्य की ही होती है। जी जो 38 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए थे, अब उनमें से काफी लोग जो है मैदान में होंगे। 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें हमने देखा कि सेंटिमेंट ने काफी अच्छा काम किया। तो क्या लगता है कि वो ही सेंटिमेंट्स जो है वो शिवसेना यूबीटी के साथ बरकरार रहेगा और ये जो 38 विधायक जो गए हुए थे उन्हें जो है जवाब देने का काम महाराष्ट्र की जनता करेगी? मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है, और इसलिए क्योंकि हमने लोकसभा में देखा, लोकसभा में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद अमित शाह, खुद उनके बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, सब ने यहाँ पे आकर कोशिश की। जहां जहां मोदी जी के चरण पड़े, जी 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 16 हार गए। जी तो मुंबई में तो इसलिए जहां जहां किए थे तो कहीं पे जहां भी जहां नहीं जीते। किए वहां वहां हारे। जी तो यानी मुझे इतना तो विश्वास है यहाँ की जनता पे कि वो गलत और सही में बिल्कुल समझदारी करेगी, और वो आपको परिणामों में दिखेगा कि किस तरीके से जो 38 लोग, जी और मैं इसलिए याद दिलाती हूँ कि गुवाहाटी के होटल में मस्ती कर रहे हैं, जी गोवा की टेबलों पे नाच कर रहे हैं, सत्ता का मौज कर रहे हैं। एक अभी एमएलए ने कहा कि मैं आपको जीपे कर दूंगा, फोन पे कर दूंगा, आप जहां जहां हो आप आओ, मैं यानी एक की गाड़ी में कुछ 5 करोड़ निकले जी हैं। किसी को हाँ डोंगर पसंद आ रहा था, किसी को झाड़ी पसंद आ रही थी, जी अब उनकी गाड़ी भी फंसी हुई है। जी तो यानी इस तरीके का अगर माहौल हो जहाँ पे सिर्फ पैसा फेंका जा रहा हो, जी जनता भी देखकर गुस्सा होती है कि ये पैसा किसका है। ये पैसा इनके घरों से नहीं आ रहा है, ये जी पैसा इनका जमीन जायदाद बेचकर नहीं आ रहा है, जी ये पैसा हमारी गाड़ी मेहनत का है जो हम सरकार को देते हैं कि हमारी जनता का विश्वास करें, तो वो उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। जी आज अगर हमारे युवाओं को रोजगार दे दिए होते, हम्म, अगर हमारी प्राथमिकता हमारी इंडस्ट्रीज को दे दी होती, दिल्ली दरबार में आप झुके पड़े नहीं रहते कि हर निर्णय वहां से आता है, जी तो शायद महाराष्ट्र वासी फिर भी सोचते कि करना है नहीं करना है। पर यहाँ पे बहुत क्लियर हो गया है कि इन 38 को तो जवाब मिलेगा ही। दिल्ली दरबार की आप बात करें, उद्धव ठाकरे भी कुछ 1.5 महीने पहले दिल्ली गए थे, तो उस वक्त जो एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या फिर बीजेपी भी ये कह रहे थे कि अब उद्धव ठाकरे को आदेश लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, दिल्ली में सब दिखाना मुझे पड़ता आप है। बताइए, 1.5 महीने पहले क्या इलेक्शन अनाउंस हुए थे? क्या सीट पे चर्चा थी? क्या कोई भी ऐसी मीटिंग थी जहाँ पे ये डिस्कशन हुआ कि सीट पे चर्चा होनी चाहिए? और सत्यता क्या है, जब से इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, चाहे वो अजीत पवार जी हों, चाहे ये मिंडे सेना हो, वो सब वहाँ पे पड़े हैं। ये वहीं से खबर आती है कि अमित शाह ने सबको फटकारा जी कि ये इंडिपेंडेंट खेलना बंद करो। अमित शाह ने सबसे कहा जल्द से जल्द कार्रवाई करो। अमित शाह, तो यानी अमित शाह निर्णय महाराष्ट्र का लेंगे और ये लोग हम पे आरोप लगाएंगे, तो थोड़ा हास्यास्पद है। हमारा तो सारा डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हुआ है। लेकिन कल राहुल गांधी की एक जो मीटिंग थी, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चल रही थी कांग्रेस महाराष्ट्र को ही लेकर, तो राहुल गांधी नाराज हो गए वहां पर और मीटिंग छोड़कर राहुल गांधी चले गए। और ये कहा जा रहा है कि जो विदर्भ की सीटें, जो मेरे ख्याल से 2 या 3 सीटें शिवसेना यूबीटी को दी गई है, वो दिए जाने पर राहुल गांधी नाराज है। वो आपको किसने बताया? कहाँ से खबर आ रही है? खबरें आई हैं सूत्रों के हमारे हिसाब से ना, जी सूत्र कुछ भी कह दें, हो सकता है उनकी कोई और मीटिंग थी। जी सूत्र तो वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है कि जी आकर कुछ जहाँ पे कलेश नहीं हो रहा हो, कलेश करने की कोशिश करें, है ही नहीं। जी हमारे यहाँ पे बहुत सीधा सीधा चर्चा चल रही है। अगर कोई डिसएग्रीमेंट भी है, खुल के है, उसी डिसीजन मेकिंग टेबल पे है और उसी के अनुसार है। मुझे तो खबर ये आई कि वो नाराज इसलिए हो रहे थे कि अब तक ये क्यों फाइनल नहीं किया, अलायंस को क्यों इतना तकलीफ में से जी गुजरना पड़ रहा है। जी तो आपकी खबर वर्सेस मेरी खबर, जी तो ये देखिए, ये सब चीजें बातें करने की। वो अच्छा मीटिंग से निकल गए, हो सकता है उनको डिनर खाना हो जी सकता है उनका कुछ और मीटिंग हो
जी। हम कैसे यहाँ पे बता दें कि वो इसलिए नाराज हैं, ऐसा कोई नाराज भी अच्छा, नहीं है। सूत्रों की आपने कहा तो एक और खबर 2-3 दिन पहले जो फैली थी, वो खबर आई थी कि संजय राउत ने नड्डा से मुलाकात की और उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की भी मुलाकात नहीं हुई। नहीं, संजय राउत जी ने अमित शाह जी से की नहीं, खबर जेपी है। नड्डा से अच्छा, बोला। नड्डा से की। जी। तो अब देखिए कितने उसी में अलग अलग बात है, किसी ने कहा इससे की उससे की, यानी आप सोचो बेचारे आज जो बेचारे क्या कहूँ कि बेशरम लोग हैं कि वो उम्मीद करें कि हम ऐसे झूठ फैलाकर जी। हम इनको कमजोर कर सकते हैं। अरे हम इनके कहने पे कमजोर नहीं होंगे, इनकी ये प्लांटेड स्टोरी से हम कमजोर नहीं होंगे। हम मजबूती से एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि हमारा कमिटमेंट सत्ता में आने से ज्यादा हमारा जी। कमिटमेंट महाराष्ट्र के लिए है। जी। इनका कमिटमेंट है कि हम कैसे भी सत्ता पे बने बनाकर रहे। रखें। तो यही डिफरेंस होता है। जब आप प्लांटेड स्टोरी, प्लांटेड स्टोरीज तो ये कर रहे हैं। अब जी। सामने सामने आपको एक स्टोरी बताऊं जहाँ पे तानाजी सावंत ने कहा, जब अजीत पवार के कैबिनेट मिनिस्टर्स आकर बैठे, मुझे उल्टी जैसा लगता जी। है ना? जी। अजीत पवार किसी को किसको फटका रहे थे, आई थिंक इसी को जिसका नाम आपने पहले लिया था, ये नारायण राणे जी के बेटे को, हाँ। कि मैं इससे बात करूंगा, ये जी। कैसे बात जी। तो इनका तो खुलेआम चल रहा है, जी। हमारा तो ये लोग प्लांट कर रहे हैं। जी। तो उसी से समझ में आ रहा है एफर्ट कौन कर रहा है कि गंद मचाने की, ये लोग ही कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है कि 2 दिन बचे हैं नॉमिनेशन फाइल करने के, आखिरी दिन, और फिर आगे नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख आ जाएगी। तो क्या 2 दिनों में जो बाकी बची सीटें हैं उनको लेकर बातचीत फाइनलाइज हो बिल्कुल जाएगी? हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि डेडलाइन सामने है। और फिर जो नाराज रिबेल्स अगर खड़े भी होते हैं, जितने हमारे नहीं खड़े हो रहे होते हैं उनके ज्यादा खड़े हो रहे हैं। इस बार तो यानी बहुत रेबल्स हैं। अजीत पवार जी के भी खड़े हो रहे हैं अगेंस्ट बीजेपी कैंडिडेट, शिंदे के भी खड़े हो रहे हैं। जी। इसलिए तो अमित शाह ने फटकार लगाई है। जी। तो और सबसे ज्यादा आउटगोइंग कहाँ से हो रही है? इन्हीं के साइड से हो रही है। जी। इनकमिंग का सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है? हमारी साइड पे ही हो रही है, जी। हमारे महाविकास अघाड़ी की जी। साइड से। उसी से एक फेयर इंडिकेटर मिल जाता है कि कहाँ पे हवा चल रही है। पर मैं फिर भी कहूंगी, हवा से ज्यादा अनुमान जो है जी। वो लोगों को देखकर है कि लोगों में ये मन में आ गया है, ठान लिया है कि ऐसे लोगों के साथ जो बेईमानी अपने पक्ष के साथ कर सकते हैं, वो बेईमानी हमारे साथ भी कर सकते हैं। जी। अब वो जो लाड़की बहन स्कीम थी, बंद कर दी ना, जी। बंद हो गई है। जी। तो वैसे क्या अगर इनको वापस सत्ता में लिया, क्या पता इनको वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये जी। झूठ बोलकर जा रहे हैं। जी। सो हमारा हो जाएगा, जल्द से जल्द हो जाएगा डिसीजन। और हमारे जो भी हमें ऐसे हैं कैंडिडेट्स, हमें लग रहा है कि अगर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, तो हम उनसे सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस समय ज़्यादा महत्वपूर्ण लड़ाई है कि राज्य को से ऐसे लोगों के चुंगल से हटाना है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आप हमारे दफ्तर आई और आपने इतनी सारी बात की, आपका समय दिया। महाराष्ट्र में जब चुनाव होंगे तो हम आपसे और भी मुलाकात करेंगे, फील्ड पर जाकर जब आप रैलीज करती हैं वहाँ पे जाकर आपसे मुलाकात करेंगे और क्या माहौल है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रियंका जी हमारे साथ थी और प्रियंका जी ने बताया कि किस तरह की महाराष्ट्र में रणनीति है, किस तरह से अलायंस में बातचीत चल रही है और किस तरह से आने वाले दिनों में जो सीट शेयरिंग की चीज़ें हैं वो भी सॉल्व हो जाएगी और महाराष्ट्र में इनका कहना है कि एक बार फिर से उनकी सरकार बनेगी।